नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 18 जिसका नाम है जल और ऊर्जा संरक्षण। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कि जल जो है उसकी आवश्यकताएं किस किस चीज में होती है और उसकी बढ़ती मांग क्यों बढ़ रही है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। किन किन कारणों की वजह से जल की मांग बढ़ रही है ये हमने देख लिया पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जल संरक्षण की। कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा जल को संरक्षित किया जा सकता है। देखो, अगर हम इसी तरीके से पानी को व्यर्थ बहाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब हमारे पास पानी होगा ही नहीं, हम एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो ऐसी स्थिति आने से पूर्व ही क्या हो जाए, हम सजग हो जाए, सचेत हो जाए और पानी की व्यर्थता को क्या कर दे, कम कर दे और उसको जल को संरक्षित करना चालू कर दे। बात करते हैं जल संरक्षण की विधियों की। तो पहले तो हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए जल को संरक्षित रखने के लिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, लोगों में पानी के अभाव के प्रति चेतना जागृत करना। अगर लोगों को यही नहीं पता होगा कि आने वाले इतने टाइम में अपने जो पानी है अपने पास उपलब्ध वो खत्म हो जाएगा, तो वो इसको इस तरीके से ही व्यर्थ बहाते रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें बताएं कि अब बस इतना पानी रह गया है, इतने दिन हमारे निकल सकते हैं, उसके बाद सूखा पड़ना चालू हो जाएगा और हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। तो जब लोग इस चीज के लिए जागरूक होंगे तभी जल को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि मानव के क्रियाकलापों की वजह से ही ये पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगला देखिए, पानी को बिल्कुल व्यर्थ न करना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं, कहीं आपने देखा कि नल खुला हुआ है तो आप जाके उसको बंद कर दें। तो थोड़े से इतने जागरूक रहे कि पानी जहां पर वेस्ट हो रहा है उसको अपन वेस्ट ना होने दें। पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ न करना। दांत साफ करते समय, नहाते और दाढ़ी बनाते समय नल को खुला न छोड़ना। अब कई लोग क्या करते हैं, नल खोला और ब्रश करते करते पूरे घर में नाच लेते हैं, तब तक वो पानी बहता रहता है। तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इतना जागरूक होना चाहिए कि जब हम ब्रश कर रहे हैं तो उस नल को बंद कर दे। बर्तन धो रहे हैं, केवल उन पे साबुन लगाया जा रहा है, तब हम नल को बंद कर दे। अगर हम कोई और कार्य कर रहे हैं और पानी यूं ही बह रहा है तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, रोक लेना चाहिए। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, जल को सुरक्षित कर सकते हैं। वर्षा जल को एकत्रित कर उसका घरेलू कार्यों के लिए प्रयोग करना। अगर हम बात करें, जो रेन वाटर होता है यानी कि वर्षा का जल होता है वो आपका स्वच्छ होता है, तो उसको हम काफी सारे घरेलू कार्यों में प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करके पेड़ पौधों में डालने के काम में ले सकते हैं। अगर हम बात करें तो अन्य और कार्यों के लिए भी इस वर्षा जल को एकत्रित करके हम प्रयोग में ला सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, जल संरक्षण की कई विधियां हैं, जैसे कि वृक्षारोपण। अब वृक्षारोपण में अपन क्या करते हैं कि बहुत सारे वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष लगाने की वजह से क्या होता है, एक तो मृदा का अपरदन नहीं होता है ना, आपके जो मिट्टी है उसमें अगर वृक्ष लगे हुए हैं तो जो पानी की बूंदें डायरेक्ट नीचे आ रही हैं, जो वर्षा की बूंदें डायरेक्ट नीचे आ रही हैं, वो एक तरीके से बम की तरह कार्य नहीं करेगी मिट्टी पर और मिट्टी का अपरदन रोका जा सकता है। पुनः प्रयोग कर ले, पानी को हम जो है वो कई तरीके से पुनः प्रयोग में ला सकते हैं। पुनः चक्रण इसका किया जा सकता है, पानी के प्रयोग की कारगर में वृद्धि कर सकते हैं और पानी का एकत्रीकरण करके प्रयोग व भूमि के अंदर पाए जाने वाले पानी का पुनः प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम इस जल को संरक्षित कर सकते हैं। अब इन सभी विधियों को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, वन रोपण की। अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। देखिए, पौधे जल चक्र में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, क्या होता है कि आपकी जो पत्तियां होती है पेड़ पौधों में, उनमें आपके क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं।
इन रंध्रों के खुलने और बंद होने की वजह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या है कि जो आपके सूरज का प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ये जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है। पानी एक तो अपन को समुद्रों से यानी कि धरातल पर जो उपस्थित पानी है वहां से और पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के माध्यम से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है। वन मुख्य रूप से पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रदान करते हैं, जैसे कि ऊर्जा के वहाव और रासायनिक चक्रण का समर्थन करते हैं। आगे देखिए, ऊर्जा के वहाव का क्या मतलब है कि आपके जो उत्पादक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और इन्हीं उत्पादकों से जो आपकी ऊर्जा है वो कहा जाती है उपभोक्ताओं तक जाती है। तो वन आपके क्या इसमें यहाँ पर पारिस्थितिकी सेवा में अपनी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ऊर्जा का वहाव करके। मृदा अपरदन को कम करना, अगर आपके वर्षा की बूंदें डायरेक्ट मिट्टी पर नहीं गिरेगी तो बम की तरह व्यवहार नहीं करेगी और ना ही उसका विस्थापन होगा। किसका? मिट्टी का। तो यहां पर उसका अपरदन क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन को कम करना। क्या है? मृदा अपरदन को कम करना किसका यहां पर कार्य हो जाता है? वनों का। ठीक है, अगला देखिए, पानी को अवशोषित करना और उसे मुक्त करना। पेड़ पौधे जो है वो क्या करते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। पानी को स्वच्छ बनाना, वायु का शुद्धिकरण करना। आपने देखा होगा जहां पर पेड़ पौधे होते हैं वहां पर एकदम नेचुरल ठंडी एयर चलती है, मतलब एकदम शुद्ध हवा होती है। स्थानीय व क्षेत्रीय जलवायु को प्रभावित करते हैं और वायुमंडलीय कार्बन को संग्रहित करते हैं। तो ये आपके किसके कार्य होते हैं? वृक्षों के यानी कि वनों के। वनों के बड़े भाग को काटना वनों द्वारा प्रदान किए जा रहे पारिस्थितिकी सेवाओं को कम कर देता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि वनों को काट दिया, तो वृक्षों को काट देंगे, उसकी वजह से क्या होगा? देखो, वृक्ष प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे तो उनके पास ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, तो वो उपभोक्ताओं तक भी नहीं आ पाएंगे। अगर आप वनों को काट देते हैं तो वहां पर उपस्थित जो वन्य जीव है वो भी वहां से पलायन कर जाते हैं, तो वन्य जीवों के घरों पर भी आक्रमण हो जाता है। इसके बाद वर्षा में भी आपके रुकावट आती है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो वर्षा करने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। और परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आता है अगर हमने क्या कर दिया? इन वनों को काट देते हैं तो। आगे देखिए, दूसरा है जल का पुनः चक्रण। तो देखो, औद्योगिक या घरेलू प्रयोगों के पश्चात यदि अपशिष्ट जल का ठीक प्रकार से उपयोग किया जाए, मान लीजिए कि उद्योगों से कोई भी कचरे वाला पानी निकल रहा है या घरों से गंदा पानी निकल रहा है, अब इस पानी को उपचारित करके पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। तो देखो, तब उसे सिंचाई, भूमिगत पानी के पुनः प्रयोग या औद्योगिक व नगर निगम पालिका तक के उपयोग के लिए क्या लाया जा सकता है? उपयोग में लाया जा सकता है। तो अगर उद्योगों से और घरों से निकला हुआ जो अपशिष्ट पानी है उसको हम उपचारित करके पुनः क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं विभिन्न कार्यों में। थर्ड देखिए, अपशिष्ट पानी का पुनः प्रयोग। अब जो अपशिष्ट जल होता है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व भी उपस्थित होते हैं, तो अपशिष्ट जल में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी पानी को अगर हम सिंचाई के काम में लेते हैं तो पेड़ पौधों को क्या मिलेंगे? पोषक तत्व मिलेंगे, और उन्हीं पोषक तत्वों को पेड़ पौधे अवशोषित कर लेंगे, तो जो उनकी वृद्धि में सहायक होंगे। इसी पानी को सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाए तो उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधों की वृद्धि कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपशिष्ट जल का क्या कर सकते हैं? पुनः प्रयोग की कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखिए, नंबर 4 है जल का संग्रहण। जो वर्षा का पानी है उसको अगर हम इकट्ठा करें तो उस पानी को विभिन्न प्रयोगों में लाया जा सकता है। तो देखो, घरों या इमारतों के इर्द गिर्द गिरते बारिश के पानी को इकट्ठा कर
उसे प्रयोग में लाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल संग्रहण कहते हैं। क्योंकि जो वर्षा का पानी होता है वो आपका शुद्ध रूप में होता है, तो उसको हम विभिन्न कार्यों में जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगला है भूमि के निचले स्तर के जल का पुनर्भरण। सतही जल की तुलना में भूमि के अंदर पानी की मात्रा कितनी है? 13 से 20 गुना अधिक है। जो आपके धरातल पर उपस्थित पानी है वो पृथ्वी के अंदर ज्यादा है। किसमें? धरातल से ज्यादा है आपके पृथ्वी के अंदर पानी। जल भ्रंतों के माध्यम से बाढ़ का पानी इन जल निकायों या गहरे गड्ढों की पंक्तियों में डाला जा सकता है। छोटे तालाबों और परिस्रवण टैंकों को खोदकर सतह के काम में आने वाले जल को उन्हें जमीन के अंदर के जल को पुनर्भरण करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो जमीन का जो अंदर का पानी है उसका हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मात्रा क्या है? ज्यादा है। टैंकों और नहरों की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टैंकों में नहरों में पानी आ गया लेकिन उसकी सफाई नहीं कर रहे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, वो जल जो है वो प्रदूषित रहेगा। नाले के पानी, प्रयोग किए गए पानी घरेलू घर से निकली हुई नालियों को ऐसे गड्ढों में छानकर और अंतर स्त्रावित करके भरा जा सकता है जहां से भूमि के नीचे के जल को पुनर्भरित कर सके। तो हम अगर इन टेक्निक्स को अपनाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं? जल को संरक्षित कर सकते हैं। खेतों की मानसून के पूर्व की जुताई भूमि के वाष्प को संरक्षित रख सकती है। तो अगर इन कुछ प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन कुछ क्रियाकलापों के माध्यम से जल संरक्षित होता है तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ही जागरूक होना चाहिए कि हमें क्यों जल को संरक्षित करके रखना जरूरी है। क्योंकि थोड़े ही टाइम में शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि हम एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। जैसे कि अभी भी कई सिटीज के अंदर ऐसा हो रहा है। बात करें हम बेंगलोर सिटी की तो वहां पर भी सूखा पड़ रहा है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। लोग अपने जो नित्य कर्म है उनके लिए कहाँ जा रहे हैं? जो वहां के शॉपिंग मॉल्स है वहां जा रहे हैं। आप देख रहे हो तो वहां पर पानी की क्या हो गई है? शॉर्टेज हो गई है। और ये दिन दूर नहीं है कि आपके हर एक सिटी में ऐसा हो जाए। तो इसीलिए हमें जल को संरक्षित करके रखना जरूरी है। क्लियर? आई बात समझ में? अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।